मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, या आप कह सकते हैं कि हाउसिंग को क्या कहते हैं हिंदी में? आवास। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय। शहरी गरीबी एवं आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री ने या मंत्रालय ने वर्ष 2012 में एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था SR हासिम। वर्ष 2012 में SR हासिम ये कमेटी भी याद रखिएगा। ये काहे के लिए भाई? तो शहरी गरीबी, शहरी BPL का निर्धारण के लिए, अर्बन BPL निर्धारण के लिए इन्होंने भी वही मेथड अपनाया, ऑटोमेटिक इंक्लूजन और ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन। लेकिन इन्होंने एक और मेथड इसमें जोड़ा, उसका नाम था स्कोरिंग इंडेक्स। आप कह सकते हैं कि एक ऐसा कैटेगरी या वर्ग बनाया जिसमें स्कोर के आधार पर यह निर्धारित किया जाता था कि ये इन चीजों में से कौन कौन सी चीज आपके पास नहीं है। अगर मिनिमम इन चीजों में से मिनिमम चीज आपके पास है तो आप गरीब BPL में शामिल हो सकते हैं। अब शहर में क्या है? शहर का फंड बेसिक नीड और गांव का बेसिक नीड में अंतर है। अब मान लो शहर में किसी के पास फोन होना तो आम बात है। अब फोन के आधार पर आप कैसे गरीबी निर्धारित कर सकते हैं? अब शहर में जो गरीब है वो किसी के यहाँ किराए पे रहता हो, पक्का किराया दे करके अगर रह रहा है, मान लीजिए कि 5,000 कमा रहा है, 1,000 रुपया या 2,000 रुपया खर्चा दे करके किराए में रह रहा है, तो आप उसको BPL से बाहर तो नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए उन्होंने एक मिक्स लिस्ट भी बनाया था, स्कोरिंग लिस्ट, कि अगर आप इस लिस्ट में से इन शर्तों को फुलफिल कर रहे हैं तो आप अर्बन BPL में शामिल हो जाएंगे। तो SR हासिम कमेटी ने भी 3 लिस्ट तैयार किया था। इसको ऊपर देख लीजिए। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो स्वयं समावेशीकरण 3 लिस्ट था अर्बन BPL के लिए। स्वयं समावेशीकरण, स्वयं बहिष्करण, ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन और नेक्स्ट था मिश्रित स्कोरिंग सूची। मिश्रित, आप इसको कह सकते हैं मिश्रित आकलन सूची, मिक्स्ड स्कोरिंग लिस्ट या इंडेक्स। ये 3 इंडेक्स इन्होंने बनाया। अब इसमें क्या था कि अगर आप जैसे कौन शामिल हो सकता है, तो वो शामिल हो सकता है जिसके पास 4 रूम वाला घर नहीं है। 4 रूम कौन शामिल हो सकता है? तो जिसके पास 4 रूम का कमरा नहीं है। शहर में अगर 2 रूम के कमरा में रहते हैं आप, 4 रूम की कमरा। अगर आप 2 रूम के कमरा में रहते हैं, 4 रूम तक, 3 रूम तक, 4 रूम तक अगर आप रखते हैं तो आप BPL में शामिल हैं। अगर सॉरी 4 रूम से ज्यादा रखते हैं तो आप बाहर हैं, 4 रूम से अंदर हैं तो आप शामिल हैं। अगर आप AC रखते हैं, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सक्लूजन में, पहले लिखिए बहिष्करण में। तो अगर आप 4 रूम से ज्यादा रखते हैं तो आप बाहर हैं। अगर आपके पास AC है, एयर कंडीशन, अगर आपके पास कंप्यूटर है, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, अगर आपके पास 4 व्हीलर है, अगर आपके पास लैपटॉप है, एसी
कंप्यूटर, लैपटॉप विथ इंटरनेट, कार, मोटरसाइकिल, then you are excluded from BPL लिस्ट। आप BPL लिस्ट से बाहर हैं। ठीक है, अगर इनमें से इन्होंने और थोड़ा सा आगे बोला कि अगर रेफ्रिजरेटर, टेलीफोन, वॉशिंग मशीन और टू व्हीलर मोटरसाइकिल, इसमें से अगर आप 3 रखते हैं तो आप बाहर हैं। 3, 1 नहीं। अब ये सब चीज आप रखे हुए हैं और इनमें से अगर 3 आपके पास है तो आप बाहर हैं। लेकिन इससे पहले वाला जो कमेटी था, सक्सेना कमेटी, ग्रामीण का जो आकलन कर रहा था, अगर इसमें से कोई भी रखे होते तो बाहर थे। लेकिन इन्होंने शहरी गरीबी के लिए 3 लोगों को 3 कंसिडरेबल रखा कि अगर 3 चीज रखे हैं तब बाहर है। 3 से कम है आपका, 2, 1 रखे हैं कोई भी, अगर कंप्यूटर रखे हैं और मोटरसाइकिल रखे हैं तो आप बीपीएल में हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा होगा तो आप बाहर हो जाएंगे। ऑटोमेटिक इंक्लूजन में वही कि अगर आपके पास पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाएगा तुमको, तुम इसका वीडियो सुन लेना। क्या पीडीएफ, क्या ऑनलाइन कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? कहीं कुछ दिक्कत है तो देख लेना, नहीं तो तुम ऑनलाइन भी टाइप करके इसको सर्च कर सकते हो। और इसमें जो ये तो हुआ कि एक्सक्लूजन, अब इंक्लूजन में कौन होगा, शामिल कौन होगा? तो शामिल होने के लिए ये कहा गया कि अगर आपके पास कोई घर नहीं है, आपका अपना घर नहीं है, यानी रेंट पे है, आपका अपना कोई घर नहीं है, तो आप पीपीएल में शामिल हैं। अगर आपका कोई परमानेंट जॉब नहीं है, आप कह सकते हैं कि कोई निर्धारित आपकी कोई नौकरी नहीं है या सुनिश्चित नौकरी नहीं है, तो वैसी स्थिति में आप शामिल हैं। तो जिसके पास न तो अपना घर है, न तो किसी नौकरी या रोजगार का ठिकाना नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो शहर में गरीबी है। उसके पास जब घर नहीं है, जब नौकरी नहीं है, आज यहाँ पे काम करता है, कल वहां पे काम करता है, न रहने का ठिकाना, न कमाने का ठिकाना, तो चाहे गांव में वो कितना ही बड़ा रईस हो, शहर में अगर उसका आकलन किया जाएगा, अगर वो रह रहा है तो वो गरीब है। ये ऑटोमेटिकली बीपीएल लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अब ये मिक्स्ड में क्या कहा था कि इन्होंने कहा कि कभी कभी क्या होता है, इन्होंने एक 12 सूची बनाया था, 0 से लेकर के 12 तक। इन्होंने कहा कि इन दोनों में से यानी कि ऑटोमेटिक इंक्लूजन और ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन में से अगर कोई व्यक्ति 0 से 12 इंडिकेटर उन्होंने लिस्ट बना करके दिया है, ये सारे चीज अगर 0 से 12 तक को फुलफिल करता है तो वो बीपीएल में शामिल हो जाएगा। छोटे छोटे चीजों का उन्होंने लिस्ट दे करके रखा है। अब मान लीजिए कोई दूसरे के घर में रहता है या अनिश्चित नौकरी है, लैपटॉप रखा हुआ है इस तरह से, या कंप्यूटर अपने काम के लिए कि कुछ ऐसा काम है जिसकी वजह से उसको कंप्यूटर रखना जरूरी है, कुछ ऐसा मार्केटिंग के काम है जिसमें बाइक रखना जरूरी है। तो इस आधार पर इन्होंने ये कहा कि अगर आप 12 चीजों को, अनिवार्य चीजों को जो शहर में रहने के लिए जरूरी है, काम करने के लिए जरूरी है, अगर आप उन सब चीजों का कैरी करते हैं देन आप अर्बन बीपीएल में शामिल हैं। तो ये 3 मेथड को उन्होंने लाया हासिन कमेटी ने।
और ये अभी तक से यही लागू है। शहर में कौन बीपीएल है और कौन बीपीएल से बाहर है, इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर या एसआर हासिम कमेटी के रिकमेंडेशन को लागू किया जाता है शहरी बीपीएल निर्धारण के लिए। क्लियर है? अब आपसे हम ये कमेटी की इतनी बारीकियों को क्यों पढ़े, तो एक तो पीटी से सवाल पूछा जा सकता है कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये कमेटी किससे संबंधित है। दूसरा, जब गरीबी से संबंधित जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर का जब वजन बढ़ाना होगा तो आपको इन कमेटियों का कॉन्सेप्ट या संकल्पना क्या था इनका, उसके बारे में आपको चर्चा करके अपने आंसर का वजन बढ़ाना होगा। अदरवाइज कारण क्या है, ये आपसे सवाल बहुत कम ही पूछे जाएंगे। आपसे कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाएगा या केस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए भैया इसका क्या समाधान या किस स्ट्रेटेजी पे सरकार काम कर रही है या कैसे करना चाहिए। तो आपको ये सारे कुछ पता होना चाहिए। आप डेट याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेटी का नाम, उसका मेथड, उसका स्ट्रेटेजी, उसका रिकमेंडेशन, ये सब जरूर याद रखो, क्योंकि आंसर राइटिंग करते समय वही काम आएगा। डेट आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो, एक आधो भी रंगराजन और हाँ देखो, पीटी इज मोर डिफिकल्ट देन मेंस एग्जामिनेशन। हाँ, ऑल्सो वेरी गुड। हाँ, पीटी ट्रेंड पे ही बेस्ड है, तो थोड़ा सा पीटी में आपको सब कुछ नॉलेज को रखना पड़ता है और यू काम करता है। बेचैन आत्मा नहीं रहना है वहां पे, बेचैन आत्मा नहीं रहना है, स्थिर चित्त से आपको आंसर देना है। अगर हम लोग इस पे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, यूपीएससी में तो खैर निगेटिव मार्किंग है तो वहां पे एलिमिनेट आप करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट था अमर्त्य सेन का, तो अमर्त्य सेन ने, आपको पता ही है, अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हम अपने गरीबी निवारण ऐसे कर सकते हैं कि ये जितने भी हम लोग स्कीम या वेलफेयर स्कीम चलाते हैं, ये सबसे अच्छा है कि हम लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग करें, क्षमता निर्माण करें। यही थ्योरी दिया था गरीबी निवारण का अमर्त्य सेन ने। तो अमर्त्य सेन का जो अप्रोच कहलाता है वो कहलाता है कैपेबिलिटी अप्रोच, क्षमता निर्माण दृष्टिकोण, कैपेबिलिटी अप्रोच ऑन पॉवर्टी। अमर्त्य सेन इन्होंने दिया था कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच यानी कि क्षमता निर्माण के लिए इन्होंने बात की। इसके लिए इन्होंने दो चीज बोला कैपेबिलिटी तभी आ सकता है लोगों में। इन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार अलग अलग फैसिलिटी दे करके अलग अलग तरीके से स्कीम लागू करके गरीबी से लोगों को बाहर निकाल सकता है। ये इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया कि गरीबी, देखो हम तभी किसी व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं जब उसके अंदर वो क्षमता हो, उसके अंदर वो जिजीविषा हो, उसके अंदर वो चाहत हो कि हमको गरीबी से बाहर निकलना है। आप लाख किसी व्यक्ति को करोड़ों रुपया दे दीजिए कि भाई तुम गरीबी से बाहर आ जाओ, वो कभी बाहर नहीं आएगा। बाहर तभी आएगा जब उसके अंदर भी जिजीविषा होगा, उसके अंदर भी एम्बिशन या महत्वाकांक्षा होगा। नहीं तो करोड़ों रुपया क्या करेगा, मुर्गा मटन दारू अयासी करके वो खत्म कर देगा। इसीलिए इन्होंने आप कह सकते हैं कि रिलायबल अप्रोच है या प्रैक्टिकल अप्रोच है अमर्त्य सेन का, कैपेबिलिटी अप्रोच। इन्होंने कहा कि आप लोगों का जो गरीब है उसका कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए।
इसीलिए सरकार जो आजीविका मिशन की बात कर रहे थे, कैपेसिटी बिल्डिंग करने लगी। एसएचजी का कॉन्सेप्ट जो है मोहम्मद यूनुस का कॉन्सेप्ट है, बांग्लादेश का नोबेल पुरस्कार विजेता। उन्होंने बांग्लादेश में गरीबी को कम करने में इसी मेथड का काम किया था, कैपेसिटी बिल्डिंग किया था महिलाओं का, एसएचजी बना करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके। वही चीज अमर्त्य सेन भी कह रहे हैं कि हमको कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए इन्होंने कहा कि लोगों में सबसे पहले तो फ्रीडम दीजिए, स्वतंत्रता, फ्रीडम, स्वतंत्रता दीजिए। फ्रीडम से क्या होगा? तो लोगों को चॉइस करने का अवसर मिलेगा, कुछ भी करने के लिए, जो काम करना चाहें उनको काम करने की इजाजत दी जाए। दूसरा इन्होंने दिया कि भाई उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए यानी क्षमता निर्माण कीजिए। तो ये दो चीज अगर आपके पास देंगे गरीबों को, तो इन दोनों चीजों की मदद से कोई भी गरीब गरीबी से एक्सक्लूडेड हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आप खुद कल्पना कीजिए, क्या ये रिलायबल मेथड है? तो पता चलेगा बिल्कुल सही है। हम मान लो गरीब हैं, सिंपल सा बात, हम गरीब हैं। गरीब इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास अर्निंग नहीं है, आय नहीं है। अब आय कैसे आएगा भाई? तो कमाएंगे। कैसे कमाएंगे भाई? तो हमारे पास दो तरह के कमाने का जरिया है, या तो स्किल्ड या तो नॉन स्किल्ड। तो नॉन स्किल्ड कमाएंगे तो स्वाभाविक है कि हमको वेजेस बहुत कम मिलेंगे, मजदूरी बहुत कम मिलेगा, तो हम कभी गरीबी से बाहर होंगे नहीं। अगर हम स्किल्ड हो जाएंगे, अगर हमारे पास टेक्निकल स्किल्ड होगा किसी भी तरह का, हम जूता बनाते हैं, चप्पल बना, सिलाई करते हैं, बेल्ट बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं, लकड़ी का काम करते, कोई भी काम मेरे पास आता है, अगर मेरे पास स्किल है, देन हमारा सोसाइटी में डिमांड अच्छा होगा और हमारा वेजेस भी ज्यादा मिलेगा। आप ऐसे समझ लो, एक छोटा सा राजमिस्त्री जो होता है, राजमिस्त्री के पास स्किल्ड होता है क्योंकि वो ईंटा को जोड़ाई करता है, प्लास्टरा करता है, इमारत का नाप ले सकता है, सब कुछ करता है, तो इसलिए उसका वेजेज है 500 रुपया। वहीं दूसरी ओर कूली या मजदूर का वेजेज है 300 350 रुपया। तो इन्होंने कहा कि आप लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए। तो सरकार इसके लिए अलग अलग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर के आ गई। दीनदयाल उपाध्याय जो स्कीम आया है, लोगों को अचार बनाना, पापड़ बनाना, टीवी बनाना, फ्रिज बनाना, ये सर जो भी स्किल है वो यही अप्रोच दिलाता है कि आप स्किल्ड हो जाइए, आप खुद गरीबी से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपका मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा। और स्वतंत्रता भी दीजिए उनको चुनने का, उनको काम करने का। इसीलिए सरकारें आज, वर्तमान की जो सरकार है वो स्किल डेवलपमेंट पे जोर देती है। सरकारी नौकरी पे मत जाइए। आपकी जो परंपरागत शिक्षा पद्धति थी, जब आपके आचार्य गुरुकुल में या प्राध्यापक या ऋषि संत उपाध्याय पढ़ाते थे, किस मामले में? देखो, सरकार अपने तरफ से कोशिश करती है। अब कोशिश ऊपर से हम करते हैं, अब ऐसे ही समझ लो ना। देखो, प्रॉब्लम आपको समझने का है। सरकार, आज हम सरकार से नौकरी की अपेक्षा करने लगे। पहले सरकार से हम नौकरी की अपेक्षा नहीं करते थे। सरकार का काम नौकरी देना नहीं होता था। रूल और रेगुलेशन, अच्छा, उसके जो नॉर्म्स है, उसके टर्म्स कंडीशन, उसकी बात कर रहे हो? हाँ, ठीक है। तो इसमें सरकार को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा सब युवाओं के प्रति इसके पर सेंसिटिव होना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। सपोज मान लो मुद्रा लोन है, आपको रोजगार करना है, मुद्रा लोन लेने जा रहे हैं, तो इतना कंडीशन है कि आप ले नहीं पाते हैं। यही तो हम समझ गए। ठीक है, वेरी गुड। नहीं, इनके साथ दिक्कत क्या है, वर्तमान की सरकार में दिक्कत क्या है कि ये तो उसमें सरकार के मंत्री का जिम्मेवार है ना, एक व्यक्ति का जिम्मेवारी थोड़े ना।
तो आपने आपने उस मंत्री को हराया, आपने शिकायत की, आपने उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, आपने उसके खिलाफ डीसी ऑफिस में धरना दिया, आपके पास टाइम ही नहीं है। ऐसा थोड़े ना आप नहीं, ये गलत है। देशद्रोह का आरोप, सेडिशन, आपको आप कहीं भी हमको बता दीजिए। आगजनी किया होगा, तोड़फोड़ किया होगा, रोड जाम, शांतिपूर्ण अहिंसा। आपको एक बात बता देते हैं, सुन लीजिए मेरी बात। अहिंसात्मक प्रदर्शन में भारत में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आपको अहिंसात्मक प्रदर्शन करने से रोक ले। शाहीन बाग इतने दिनों से रोड पे लोग बैठे रहे, काहे नहीं सरकार हटा पाई? जब तक आप तो उसमें उन्हीं लोगों का गुंडा आ जाते हैं, तो जो गुंडाई करते हैं वही ना पकड़े जाते हैं। वो थोड़े ना ये अगर ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ तो ये हाँ।